ये जो आप कार्रवाई देख रहे हैं बुलडोजर की, तो ये तो न्याय उचित नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए, ये न्याय संगत नहीं है। मैं इसके आज हालात यह है कि वहाँ मास्टर भी भेदभाव की भावनाओं से देखता है कि माननीय राहुल गांधी जो शब्द कहे थे नफरत की दुनिया में मोहब्बत का पैगाम, वो सारे देशों में एक पैगाम देकर चल रहे हैं। आप धर्म और राजनीति जो है तो दो पहलू है, लेकिन पाठशालाओं में, शिक्षण संस्थाओं में बहुत काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा है। हमको राजनीति में और धर्म दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज और हम लखनऊ से चलकर पहुंच चुके हैं देवरिया में और आज यहां हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पिछड़ा अधिवक्ता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनके पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से जो है समाज में काम कर रहा है। हमारे साथ सबसे पहले बातचीत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। क्या नाम हुआ सर? ओम प्रकाश यादव। जो आप संगठन बनाए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता पिछड़ा वर्ग महासंघ, इसका उद्देश्य क्या है और किस तरीके से जो है समाज में काम कर रहा है? इसका उद्देश्य है कि पहले अधिवक्ताओं के हित से संबंधित जो पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग के जो अधिवक्ता हैं उनका जो है हित के लिए काम किया जाता है और साथ ही साथ जो है समाज में जो है जागरूकता फैलाने के लिए ये काम किया जाता है। जो पिछड़े समाज से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, जो आपके साथ इस समाज से अधिवक्ता जुड़े हैं, क्या कोई विशेष इनको कोई अगर सामाजिक व्यवस्था में कोई दिक्कत होती है? क्योंकि कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि स्वर्ण समाज का कोई ऐसा घटना है, अगर उसको आप ज्यादा हाईलाइटेड करते हैं, उठाते हैं, तो स्वर्ण समाज द्वारा रोका जाता है। तो ऐसे अधिवक्ताओं को क्या आप संरक्षण दे पाएंगे प्रदेश अध्यक्ष? जैसे सवाल इस बात का है कि आप स्वर्ण अधिवक्ताओं की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी भी हमारे संगठन का ही उद्देश्य है कि अगर किसी भी दलित, अल्पसंख्यक या पिछड़े व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो हम बौद्धिक लोग हैं, अधिवक्ता हैं, तो उनकी कानूनी राय से जो भी संभव हो सके उनकी मदद करने का ही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है, वह समाज का पिछड़ा व्यक्ति हो। और इसलिए ये अधिवक्ता संगठन जो ये अगर देखा जाए तो मैं और आगे बात करना चाहता हूँ कि केवल अधिवक्ता हित के लिए नहीं बना है। ये अधिवक्ता हित इसलिए अधिवक्ताओं को भी जागरूक करने की जरूरत है कि अधिवक्ता ये समझे कि कैसे हम कानूनी रूप से समाज में जो वंचित लोग हैं, चाहे पिछड़े हों, दलित हो, अल्पसंख्यक हों, उनको कैसे न्याय दिलाने का काम करें। इसलिए अधिवक्ता को भी इसमें जागरूक करने की बात है और मेरा उद्देश्य मुख्य रूप से यही है कि कानूनी सलाह देकर के समाज के वंचित लोगों को उनका हक दिलाने में सहयोग किया जाए। अगर सरकार भी कुछ कानूनी रूप से गलत कानून बनाती है और उसका विरोध जिससे हमारे समाज के लोगों के खिलाफ जाता है, तो वहाँ बोलने का जैसे सवाल है। जैसे मान लीजिए आज तक आप कह रहे हैं बार बार बुलडोजर वाली सवाल, ये बुलडोजर वाली सवाल जब से आया है तभी से समाज के बौद्धिक लोग हों, चाहे वो अम्बेडकरवादी हों, चाहे वामपंथी हों, यहाँ तक कि आप जानते हैं कि वृंदा करार जैसे वामपंथी नेता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है दिल्ली में जो गिराया जा रहा था, वो स्वयं गई वहां जाकर के बुलडोजर के सामने खड़ा हुई और उसको रोकने का काम किया। तो ये बुलडोजर पद्धति हमारे भारतीय संविधान के खिलाफ है और हमारा अधिवक्ता संगठन, हमारा उद्देश्य ही ये है कि हम भारतीय संविधान की रक्षा के लिए बनाए। और हमारे भारत के संविधान जो है ये कहता है कि ये समतामूलक समाज और वैज्ञानिक समाज बनाने की बात करते हैं। तो हम देखने नाम से तो लगेगा कि सिर्फ हम ओबीसी और एसटी के लिए हैं, लेकिन हम उन अमानवीय व्यक्तियों की भी बात करते हैं जो दूसरे व्यक्ति को मानव नहीं समझते हैं, तो वो उनको भी मानव बनाने की प्रेरणा दी जाती है। जैसे अंगुलीमाल को जो है भगवान बुद्ध ने उनके सामने खड़ा, अंगुलीमाल डकैत से जो एक इंसान बन गया, तो उस अमानवीय व्यक्ति को एक मानव बनाने का काम किया। तो बाबा साहब का जो संविधान है या इस अधिवक्ता संगठन का उद्देश्य यही है, जो अमानवीय प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी हम मानव बनाए, जिससे समाज के दलित और वंचित लोगों का जो हक जो मारा जा रहा है वो न मारा जा सके। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि हम अपने संस्था के माध्यम से सभी लोगों को जो भी मीटिंग होती है उसमें हम बताते हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हर कुछ कदम पे जाने पे पानी बदल जाती है, अब कुछ कदम पे बाढ़ी। तो हम लोग जो है अपने जो भी मीटिंग होती है उसमें हम लोग ये कहते हैं कि आप जो है अपने क्षेत्र में जाइए और अपनी बोलचाल भाषा में, जैसे आप किसी भी क्षेत्र से आते हो, जिस तरह की आपकी बोलचाल भाषा है उस भाषा में उनको समझाएं कि शिक्षा ग्रहण करें, एक रोटी कम खाएं, शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और रही बात
ये जो आप कार्रवाई देख रहे हैं बुलडोजर की, तो ये तो न्याय उचित नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए, ये न्याय संगत नहीं है, मैं इसके खिलाफ। हमारे साथ और भी पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ था? सर ज्ञानी दास मेरा नाम है, ज्ञानी दास। बाबा साहब ने जो भी विचारधाराएं हम लोगों को दिया, वो इसलिए उनकी विचारधाराओं को मैं समाज में फैलाऊं, समाज के बीच रखूं कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो यह विचारधारा जो है हम पहले बताते हैं कि सबसे पहले जरूरी है शिक्षित बनना, और इसलिए अपने समाज के लोगों के यहाँ जो दोहरी शिक्षा प्रणाली है उससे भी हमारे समाज, छोटे वर्ग के समाजों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जो प्राइमरी पाठशाला है जहाँ से हम लोग पढ़ कर आए हैं, हम लोग के ज़माने में पढ़ करके उसी प्राइमरी पाठशाला है डीएम हुआ, एसपी हुआ, आईजी हुआ, तमाम बड़े नेता हुए, और उस प्राइमरी पाठशाला की आज हालात यह है कि वहाँ मास्टर भी भेदभाव की भावनाओं से देखता है। उनको पता है कि इस प्राइमरी पाठशाला में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये दलित समाज के हैं, अति पिछड़े समाज के हैं, इनको पढ़ाना कोई जरूरी नहीं। वहाँ भी इस तरह की राजनीति हो रही है। इसलिए बाबा साहब के मिशन हमारा जो है अभी कामयाब नहीं हो पा रहा है। जो दोहरी शिक्षा प्रणाली है इस पर प्रतिबंधित होना चाहिए। जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लखनऊ से चलकर देवरिया के सर्टिफिकेट पर आए, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय राहुल गांधी जो शब्द कहे थे, नफरत की दुनिया में मोहब्बत का पैगाम, वो सारे देशों में एक पैगाम देकर चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप धर्म और राजनीति जो है तो दो पहलू है, लेकिन पाठशालाओं में, शिक्षण संस्थाओं में बहुत काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा है। और अभी आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी वो उद्घाटन करने गए थे मंदिर का। अब प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होके और एक इस धार्मिक संस्था प्राण प्रतिष्ठा करवाने गए थे, वैसे ही गलत है। अभी कुछ दिन पहले अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके यहाँ गणेश पूजा में गए थे, और उसका आप देख ही रहे हैं। तो हमको राजनीति में और धर्म दोनों एक साथ नहीं चल सकता है, तो गैर धार्मिक जो है रहना चाहिए, और तभी जाकर राजनीति सफल होगी। अन्यथा तो सब शिक्षण संस्थान से लेकर हर इंस्टीट्यूट में आपको जाति और धर्म मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा समाहित हो गया, वायरस हो गया है कि अब तो लग रहा है कि निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सरकारें उसी पर स्थापित हो रही हैं। धर्म को आधार बना के आप जनता से वोट लेना चाहते हैं, और जनता में जो है अब धर्म की राजनीति आप कर रहे हैं। धर्म को आधार बना के आप जनता से वोट लेना चाहते हैं, और जनता में जो है अब धर्म की राजनीति आप कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस तरह की राजनीति करके एक आप लोकप्रिय नेता नहीं बन सकते हैं। कुछ दिन के लिए आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन यह जो है समय आएगा जब ये सब समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो समाज में जो है जो नफरत फैला है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो गंगा जमनी तहजीब है, ये प्रभावित हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा रास्ता निकल सकता है भविष्य में जो फिर दो धार्मिक समुदायों के बीच में आपसी सहमति, भाईचारा फिर पहले जैसा बरकरार हो जाए? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है आपका, और इस प्रश्न के उत्तर देना भी बहुत ईजी नहीं है। इसमें वैचारिक क्रांति जब तक नहीं होगी तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। आपकी सभ्यता जो है, संस्कृति है, पहले से बिल्कुल बदल चुकी है। आप जितने बड़े हैं वो आप तो अपने पहले की जो अपने संस्कृति है, आप जो हमारा जो संस्कार था उसको आप छोड़ चुके हैं, उससे आप परे हैं। तो इसके लिए एक वैचारिक क्रांति की जरूरत है, और वैचारिक क्रांति जब तक लोगों में नहीं आएगी तब तक समाज नहीं बदल सकता है। देखिए, जहाँ वैचारिक क्रांति की बात है, बिना शिक्षा के संभव नहीं, लेकिन शिक्षा भी अपने आप में उसकी परिभाषा कैसे करते हैं? क्या सिर्फ एजुकेटेड होना शिक्षा है, या समाज के जो मिनिमम पॉइंट है जिसको समझने की जरूरत है? जैसे आज ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिक बातें हो रही हैं, ये सिर्फ जाति और संप्रदाय की बात का जो उद्देश्य मूल ये जितनी पूंजीवादी और सांप्रदायिक ताकतें होती हैं, ये पूरी गलभैया यानी दोस्ती करके जो है
इस देश में जाति समाज और सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसका वो अगर मुख्य वजह पहचानिएगा तो पूंजीवादी वो लोग हैं। ये पूंजीपति जो है इस देश में यही कायम करना चाहते हैं कि संप्रदाय के नाम पर लड़ाई होती रहे, जिससे वो अपनी व्यवस्था कायम रखें। पूरे विश्व को देखिए, चाहे हिंदुस्तान को देखिए, पूरा शासन जो है कौन कर रहा है? मोदी नहीं कर रहे हैं। ये शासन जो है बड़े बड़े पूंजीपति कर रहे हैं और वो जैसा डील कर रहे हैं वैसा ही हो रहा है। तो ये देश में समाज में जात का नफरत फैला करके वो सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। और जैसे कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है, निशाना तो जरूर नहीं दिखाया जा रहा है, उनको क्षति भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जो दूसरा चीज जो चल रहा है, जो समाज के तमाम ओबीसी और पिछड़े लोग हैं, जिनको लगता है कि यादवों को टारगेट कर दिया गया, मुसलमानों को टारगेट, उस पर खुश हैं, उन पे उससे बड़ा हमला हो रहा है। चाहे वो आरक्षण के सवाल को, अभी देखिए 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा का मामला जो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है समाज के पिछड़े लोगों का हुआ। तो इस बिंदुओं को पहले समझना पड़ेगा। हम शिक्षित हो जाने के बाद भी समझना पड़ेगा कि ये हमला किस तरीके से किया जा रहा है, और जब इसको गहराई से हम समझ लेंगे तभी वैचारिक क्रांति आने की संभावना है कि इसका असली दुश्मन कौन है और इसमें टारगेट कौन किया जा रहा है। जिस दिन हम समझ जाएंगे इसमें टारगेट सभी लोग हो रहे हैं, समाज के गरीब लोग हो चाहे वो किसी भी जात धर्म के हों, वो भी इसमें टारगेट हो रहे हैं। तो आज जो है हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ पिछड़ा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं तमाम पदाधिकारियों से सवाल जवाब किए। कैमरामैन अंकित के साथ मैं अबुल कैस।